दिल्ली स्तर पे मैं बताऊँ तो दिल्ली स्तर पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसमें से कुछ तो बहुत फेक होते हैं जिनका मैंने भी सामना किया। मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करने गई तो मुझे पता चला कि बस वो पैसे बनाने का उनका ज़रिया होता है और आप सिंगर पैसा दे के नहीं बन सकते। उसके लिए आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बहुत सारा स्ट्रगल है जिसको आप फेस करने के लिए तैयार होने चाहिए। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल सिंगर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है। इंडियन आइडल में काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है, जैसे इंडियन आइडल 1 के जो विनर थे अभिजीत सावंत, उनके साथ भी मैंने काम किया है। अमित सना के साथ काम किया है, अमित पॉल के साथ काम किया है, राहुल वैद्य के साथ। ऐसे काफ़ी सारे सिंगर्स हैं मतलब जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। बड़े लेवल पे भी इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो आजकल वो सिंगर्स ज़्यादा सक्सेसफुल है जो शोर मचा रहे हैं। आप आधे घंटे उनका गाना सुनने के बाद आपको बंद करके लगता है कितना पीसफुल लग रहा है। तो जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि पार्टीज़ करना और ये करना वो करना या नशे या ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा, इसको बहुत कूल समझा जाता है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट, जहां पर आज हम बात करेंगे एक और म्यूजिकल सेंसेशनल से जो कुछ अलग अंदाज में यहाँ पे अपनी प्रस्तुति करेंगे, अपने बारे में बताएंगे और मस्ती में डुबोने का टाइम है आपको म्यूजिक दे नाल। चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज sugantha.com के बारे में। जी हाँ, sugantha.com जो खास आप सबके लिए है, उन लोगों के लिए जो एज अ टीचर हैं। जी हाँ, उससे इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स अपने लिए अगर किसी भी विषय में टीचर्स की तलाश कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं sugantha.com के साथ। जी हाँ, इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा sugantha.com, जहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को मिलेंगे बेहतरीन टीचर। आज के पॉडकास्ट में हम शुरू करेंगे एक ऐसे नाम के साथ जिनके नाम में ही कुछ यादें भी हैं, यानी कि दिव्या। जी हाँ, दिव्या श्रीवास्तव, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दिव्या श्रीवास्तव पेशे से सिंगर है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया और बाहर भी, यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। इनकी प्रोफाइल आपको फेसबुक पे भी मिलेगी, इंस्टा पे भी मिलेगी। बस वहाँ जाके आपको क्या करना है, दिव्या श्रीवास्तव। लेकिन कैसी उनकी आवाज़ है, कैसा उनका बोलचाल का तरीका है, क्या वो कनेक्टिविटी में सॉलिड है और कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। वेलकम। लेकिन अब बात करेंगे आपसे आपके इन 15 साल के एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन 15 साल नहीं, आपकी पूरी जो जर्नी, लाइफ जर्नी है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये मतलब स्कूल लेवल से या फिर पारिवारिक रूप से कैसा रहा, उन सब विषय में खुल के बताइएगा। जी, एक्चुअली 15 साल से तो मैं प्रोफेशनली कह सकते हैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो जर्नी म्यूज़िक की स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही बचपन में हो चुकी थी। मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब 2-3 साल की थी, तो मेरे फादर को बहुत शौक़ था म्यूज़िक का और वो अपना शौकिया एज अ हॉबी वो उसको परस्यू करते थे। तो उनको देख देख कर मुझे भी शौक़ था और मैं भी करती थी। तो ऐसे ही मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, और ऐसे ही मैं कोई भी गीत सुन के उसको गाती थी। तो किसी ने मेरे फादर को इनवाइट किया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है और आप उनको स्टेज पर गवाने के लिए लेके आएँ। तो इस तरीके से मैं 4 साल की उम्र में फ़र्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था और बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी मैं और बहुत ही मज़े से परफॉर्म किया था। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज ये 4 साल की उम्र में। और इसके बाद ये शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा म्यूज़िक के साथ ही? इसके बाद एक्चुअली हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हैं, पसंद बहुत करते हैं और सभी म्यूज़िक के शौकीन हैं। लेकिन प्रोफेशनली उसको लेना, उस चीज़ के लिए मतलब इतनी वो नहीं थी, क्योंकि हमारी फैमिली में एक्चुअली कायस्थ फैमिलीज़ में कहते हैं कि स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होता है और आप पढ़ लिख करके कुछ करिए उसी लाइन में, एकेडमिक्स की लाइन में, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो मुझे भी सब वैसे ही सोच रहे थे कि हाँ बस हॉबी है और ऐसे करके है। बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, म्यूज़िक की तरफ उतना ही झुकाव, उतना ही एक कह सकते हैं रुझान बढ़ता गया। और जैसे कि एकेडमिक्स 12th तक तो बिल्कुल भी उसमें नहीं था कि भाई इसको सीखना है या करना है या ऐसा कुछ प्रोफेशनली लेके जाना है। तो 12th तक तो मैंने नहीं सीखा, मैं वैसे ही गाती थी, स्कूल्स में गाती थी, अपने स्कूल के फंक्शंस में गाती थी और ये सब करती थी। बट 12th के बाद जब उनको मेरी सीरियसनेस दिखी मेरे पेरेंट्स को, फिर उन्होंने मुझे नहीं रोका और फिर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। शास्त्रीय संगीत जी, बहुत कठिन होता होगा ये शास्त्रीय संगीत, क्योंकि जब हम सुनते हैं और समझते हैं
तो बहुत मुश्किल आती है शास्त्रीय संगीत में, तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी आपने? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुश्किल तो है और ख़ास करके जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो बहुत ही मुश्किल है, पेशेंस वाला है, बहुत पेशेंस आपको बहुत चाहिए उसको सीखने के लिए। और वो सब मेरे अंदर था क्योंकि मुझे सीखना था, क्योंकि एक तरीके से जो व्याकरण है ना संगीत का, जो एक बेस है, वो शास्त्रीय संगीत ही है। उसको सीखने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से शुरुआत की थी। वहाँ पर मैंने 3 साल तक हिंदुस्तानी वोकल और सितार दोनों सीखा। और उसके बाद मुझे अपने गुरुजी मिले, पंडित श्रीदत्त शर्मा जी। अब वो नहीं हैं, बट उस टाइम पे मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे उनके जैसा गुरु मिला और वो मेरी लाइफ में आए और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। उन्होंने मुझे वो खुद ध्रुपद विधा के कह सकते हैं पंडित थे और बहुत विख्यात हैं। तो उनसे मुझे सीखने का जब मौका मिला, तब मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों की, म्यूज़िक की गहराइयों के बारे में, और मुझे पता चला कि मतलब मैं तो अभी एक शायद कण मात्र हूँ और पूरा अभी समंदर बाकी है सीखने के लिए। तो उनके साथ सीख के मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मेरी लाइफ में वो चीज़ें काम आई हैं। और उनके जाने के बाद ये टैटू भी मैंने उनको डेडिकेट किया था। अच्छा, जी। ये टैटू आपने? जी, उनका नाम श्री दत्त शर्मा था, तो श्री डी एस ऐसे करके मैंने ये उनको डेडिकेट किया था। बट काश वो देख पाते, लेकिन वो देख ही रहे हैं। नहीं, वो देख रहे हैं बिल्कुल। तभी इतनी कोई इंसान अगर एक प्रोफेशन से जुड़ के इतने टाइम तक एक ही प्रोफेशन में रहे, बहुत मुश्किलों का सामना हुआ होगा 15 साल में। जैसा आपने बताया कि घर में कायस्थ परिवार से हैं, तो काफ़ी चीज़ों के बंधन को तोड़ के आगे बढ़ने वाली स्थिति होती है। जी हाँ, मतलब बंधन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज़रूर रहती है कि बच्चे कुछ एकेडमिक्स में करके कहीं सेटल हो जाएँ, कोई जॉब या कुछ ऐसी परमानेंट इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे कि आप बहुत रेगुलर सिक्योर इनकम रहें। होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो फील्ड है एंटरटेनमेंट की फील्ड, या कह सकते हैं आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड, इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है कि मतलब इसमें आपका कभी आपके पास है, कभी नहीं है, उतार चढ़ाव जैसे कि आपने कहा ये आते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी थी, लेकिन फिर क्योंकि पेरेंट्स, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, बाकी लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने मेरी बातों को समझा और उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को आपके पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वो किसी चीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके मम्मी पापा को ज़रूर उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप लड़की हैं या किसी भी फैमिली में अगर लड़कियाँ इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ जो कि ट्रेडिशनली हमारे उसमें नहीं है, करते आ रहे हैं, तो उस तरह की किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके पेरेंट्स तो ज़रूर उनका साथ दें, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े हों, और उसके बाद तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आई एम श्योर। दैट्स ग्रेट। बट जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी, तो आपने जो 2 ऐसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करी जहाँ पर हर एक को एडमिशन नहीं मिलता, ये बात तो पक्की है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो गंधर्व महाविद्यालय है, बहुत ही संगीत का बहुत ही विख्यात, प्रख्यात, बहुत ही रेप्यूटेड कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में। और वहाँ से सीखे हुए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत हाइट्स पे पहुँचते हैं शास्त्रीय संगीत में या किसी भी संगीत के फील्ड में। और गंधर्व महाविद्यालय में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ ऑडिशंस होते हैं, पहले वो आपको सुनते हैं और उनको लगता है कि आप शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं, तो ही वहाँ पर, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और पूरे इंडिया से वहाँ पर बच्चे सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझे एडमिशन मिला। ये भी मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशनसीबी थी मेरी, भाग्यशाली समझती हूँ मैं कि वहाँ पर मैं सीख पाई और उसके बाद फिर मैं अपने गुरुजी से सीख पाई। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, जैसे आज भी इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन का ज़माना है, और सबसे बड़ा चीज़ हमारे देश में टैलेंट को परोसते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे कई इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने अपनी परफॉर्मेंस करी, लेकिन उससे पहले इंडियन आइडल और ये सब चीज़ें जो थी, जो आपके दौर में एक नया नया आया था इंडियन आइडल, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा। इंडियन आइडल या फिर ये जितने भी रियलिटी शोज़ हैं,
बिल्कुल इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म तो दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होती हैं या फिर हम जिन्हें फ़ेस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। जैसे शुरू-शुरू में जब मैं सीखती थी और इतने सारे प्रोफ़ेशनल इतने शोज़ नहीं करती थी, इतने अर्निंग नहीं कर रही थी, उतने पैसे नहीं होते थे, तो ये सब प्लेटफ़ॉर्म्स देख के लगता था कि यहाँ जा कर के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने भी ऑडिशंस दिए थे। ऑडिशंस की लाइन जो कि दिल्ली या कहीं पे भी जब ऑडिशन होता है तो कितनी भीड़ में का सामना करके अंदर तक जाना? देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको भी और सभी को भी कि जो हम भीड़ देखते हैं, वो एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है ऑडिशंस का। जो मेन ऑडिशंस होते हैं, जैसे हम जितने भी सिंगर्स हैं या सिंगर फ्रेटर्निटी है, तो हमारा एक ऑडिशन अलग से भी कंडक्ट होता है। और जो बेसिकली ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो वहीं से निकले होते हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली स्तर पे मैं बताऊँ तो दिल्ली स्तर पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसमें से कुछ तो बहुत फेक होते हैं जिनका मैंने भी सामना किया। मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करने गई तो मुझे पता चला कि बस वो पैसे बनाने का उनका ज़रिया होता है और वो पैसे फॉर्म भरने की फ़ीस लेंगे आपसे, फिर आपको ग्रूमिंग करेंगे आपकी और ये करेंगे वो करेंगे, जिसका कोई सिंगिंग में ग्रूमिंग भी होती है? आजकल हर चीज़ में ग्रूमिंग होती है। आजकल मतलब सिंगिंग है या कुछ भी, आपकी आर्ट तो बस एक हिस्सा है। मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब 2 इंस्टीट्यूट्स का मतलब आपको नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, तब आपके सामने आके किसी ने बोला कि भाई आपकी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, मतलब हम आपको थोड़ा और सिखाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपको मतलब इतना वो करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो बहुत ही भोले-भाले बच्चे हैं या फिर जो पेरेंट्स जो इस लाइन से नहीं हैं, जिनको नहीं पता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी कुछ एक ऐसे कॉम्पिटिशन्स का शिकार बनी, बट समय रहते मुझे समझ आया तो मैंने आगे उसमें कदम नहीं रखा। फिर कुछ ऐसे रेप्यूटेड कॉम्पिटिशन्स मतलब हैं। इसमें पैसे दे के बंदे को जिताया भी जाता है? बिल्कुल, 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 ये तो बहुत ही आम बात है। पैसे दे कर के उसमें आपसे फंडिंग ले कर फर्स्ट के या सेकंड थर्ड? किसी भी नाम पे आपको हाँ। ग्रूमिंग के नाम पे, या आपकी एल्बम निकाली जाएगी, या आपको प्लेबैक करवा देंगे, या ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इन चीज़ों के नाम पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, और वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। बट वहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में पैसा देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, बट बहुत लोग हाइट्स अचीव नहीं कर सकते। बहुत आप सिंगर पैसा दे के नहीं बन सकते, उसके लिए आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बहुत सारा स्ट्रगल है जिसको आप फेस करने के लिए तैयार होने चाहिए। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे झांसों में ना फंस के आप जो एक सीधा पाथ है उस पे चलें और अपने ड्रीम्स अचीव करें। और अगर जब ये चीज़ों के बचना हो किसी को, तो कौन सा, जैसे एक सिनारियो होता है कि हाँ मुझे इस राह पे जाना है, आपने राह तो बोल दिया, लेकिन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाके इंसान को सही रास्ता इसमें मिले? पहले तो जैसा आपने बताया कि आपने कहीं से शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद अपने गुरुजी को समझा और पूरा उनसे उनका ज्ञान जो है अर्जित किया। क्या ये ज़रूरी है कि गुरु बिन ज्ञान ना हो? ये तो बिल्कुल सच बात है कि गुरु बिन ज्ञान तो नहीं मिलता। हाँ, जैसे कि मैं आपसे ये कह रही थी कि आर्टिस्ट जो है वो बॉर्न होता है, बॉर्न आर्टिस्ट होता है, वो उसके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, उसको चमकाने के लिए आप उस चीज़ में निपुण हो जाएँ, आपको उसकी गहराइयों का पता हो, उस चीज़ के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उसको सही दिशा में आप ले जाओ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल सिंगर्स हैं जिन्होंने क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट ज़रूरी नहीं कि आप भी उतना गिफ्टेड हो। अगर आपको थोड़ा-सा ईश्वर से मिला है, तो थोड़ा-सा आप गुरु से ज़रूर लें और उसको आगे बढ़ाएँ, जो आपको मिला है उसको रखें ना अपने तक और उसको आगे बढ़ाएँ, उसको चमकाएँ और शाइन करें दुनिया में। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी लाइफ़ में गुरु का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और गुरु के होने से बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, मैंने समझा है, और यकीनन एक गुरु की गाइडेंस से आपको काफ़ी चीज़ें और भी सीखने को मिलती हैं कि आप किस दिशा में जाएँ, किन लोगों के साथ काम करें, या कैसे आप जज करें लोगों को। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक गुरु ज़रूर आपके लाइफ में होना चाहिए। होना चाहिए। दिव्या जी, मैं आपसे एक और बहुत ही बात जो है संगीत से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। जी। लोगों को जब संगीत के बारे में बात करते हैं किसी से, तो सब अपने आप को एक लेवल का बताते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, लेकिन जब
जैसा आपने कहा कि इंडियन आइडल जैसी जगह पे पहले से एक फ्रेम तैयार कर दिया जाता है, उन आर्टिस्टों को अलग ही ले लिया जाता है, उनके ऑडिशन अलग तरीके से होते हैं, बाकी भीड़ अलग तरीके से बाहर धक्के खा रही होती है, बाहर बैठ के गिटार बजा रहे होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी टीवीज़ में देखा है हर बार। तो क्या अलग से सिलेक्शन भी हो जाता है पहले राउंड दूसरे राउंड के लिए? देखिए सिलेक्शंस जो होते हैं, जहाँ तक मैंने समझा है कि ऑडिशंस आपके होते हैं, अलग से होते हैं, जो भी अच्छे सिंगर्स हैं, चुने हुए सिंगर्स हैं या दिल्ली लेवल के कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं, तो उन बच्चों का ज़रूर ऑडिशन अलग से होता है। बट जो सिलेक्शन होता है, जो हम जजेस के सामने जब हम अपीयर होते हैं, तो वो कलेक्टिवली ही होता है। वो हमारे जो पब्लिक ऑडिशंस होते हैं, उनको सबको मिला के ही फिर उनके मतलब आप सामने ये कहना चाह रहे हैं कि पेश किया इंडियन जाता आइडल है। में जाने से पहले भी जो अलग अलग Grounds होते हैं, ग्राउंड्स हाँ, होते हैं, हाँ, एजेंसीज के थ्रू जो है जो बच्चे निकलते हैं, हाँ, तो ये एजेंसीज का भी रोल होता है इसमें। हाँ, कह सकते हैं एजेंसीज़ या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ही रेप्यूटेड हैं और चैनल्स से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जी से जुड़े हुए हैं या सोनी से जुड़े हुए हैं। तो उन बच्चों को ये ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑडिशंस पहले के कुछ राउंड्स आप दे सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी पता होता है, वो बच्चे पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं या पता है, तो उनके ऑडिशंस अलग से होते हैं। बट जब जजेस के सामने हम जाते हैं तो फिर वो सबको इक्वली ही जज करते हैं और उसके बाद फिर वो उन पे ही डिपेंड करता है कि वो किसको आगे लेके जाते हैं। जब हम बात करते हैं इन जजेस वाली प्रक्रिया को सब समझने की, तो आम आदमी को तो ये समझ में आता है कि इंडियन आइडल के गेट के बाहर से ही उसको बाहर का रास्ता पहले ही दिख जाता है, या फिर बहुत बाहर बेसुरों की भी तादाद बहुत तगड़ी होती है। लेकिन यहाँ जब इंडियन आइडल कोई क्रॉस कर लेता है, उनके साथ आपने परफॉर्म किया, जी। तो उन्होंने आपको अपनी सच्चाई में क्या बयां किया? उन्होंने मैं अगर कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊं तो जैसे कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमें सही जज नहीं किया गया, या फिर हमें पार्शियल जज किया गया, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ महसूस किया है लोगों ने, और ऐसा कुछ हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। बाकी लेकिन एक जो लेवल पे निकल के आगे आ गया, अब उसके साथ आपको कंपेयर करके एक मंच मिला कहीं पे, हाँ, हाँ, तो ऐसे कौन लोग थे इंडियन आइडल से निकले हुए जिनके साथ आपने काम किया? इंडियन आइडल के काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है। जैसे इंडियन आइडल 1 के जो विनर थे अभिजीत सावंत, उनके साथ भी मैंने काम किया है। अमित सना के साथ काम किया है, अमित पॉल के साथ काम किया है, राहुल वैद्य के साथ। ऐसे काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, मतलब जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी है, मतलब इंडियन आइडल से निकलने के बाद। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर किसी भी वजह से अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या रियलिटी शोज़ में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर सकते हैं। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इन कलाकारों के साथ स्टेज शेयर करती हूँ या गाती हूँ या जब भी उनसे मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से निकलने के बाद भी यहीं हैं और हम उनके साथ ही हैं। तो फिर मुझे ये लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको जज करने का एक क्राइटेरिया नहीं है कि आप रियलिटी शोज़ में गए हैं तो ही आप काबिल सिंगर हैं। लेकिन एक नेम और फेम मिल हाँ, जाता है नेम और बस। फेम मिलता है, बट वो भी कुछ ड्यूरेशन का ही कुछ होता है, duration क्योंकि के अभी लिए। हम अगर मैं खुद भी बताने लगूँ तो मुझे सारे सीजन्स के विनर भी नहीं याद होंगे। बीइंग अ सिंगर मुझे याद होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे रियलिटी शोज़ हैं और इतने सारे सिंगर्स उसमें हर साल हम देखते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे भी भीड़ लग चुकी है। अभिजीत सावंत की आपने बात करी, तो वो मेरे ख्याल से इंडियन आइडल के विनर रह चुके हैं। विनर रह चुके हैं। तो जब उनसे पहली बार आपने मंच साझा किया, आपका कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि अगर वहाँ से जीत के आने के बाद भी अगर मुझे यहाँ खड़े होने के बाद एक ही मंच मिल रहा है, एक ही जगह पे पेमेंट्स उतनी उतनी हो रही है, या फिर काम में एज अ प्रोफेशनली काम करने में वही स्तर मिल रहा है, तो वो बराबर है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ बराबर हो सकती है, क्योंकि जिस समय वो उनका परफॉर्मेंस चल रहा होता है टीवी पे, जिस समय उनके शोज़ चल रहे होते हैं, उस समय उनका एक अलग और होता है। ऑरा होता है, अलग एक उनकी डिमांड होती है, तो उनका ये नहीं कह सकते कि आप इनकम का स्तर सेम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ से जब निकलते हैं तो काफ़ी सारी बाउंडेशंस भी होती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, आप उतना फ्रीली काम नहीं कर सकते। बट अगर आप वहाँ नहीं गए हैं, जैसे जो आर्टिस्ट रियलिटी शोज़ में नहीं गए हैं,
उनके साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी शोज़ में नहीं जाना चाहिए। बट मैं सिर्फ एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी आप अपने ड्रीम्स को लेके चलिए। आप अपने ड्रीम्स को आज जो लेके चल रहे हैं, तो ये दौर इंडिया से बाहर जाने का जो सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ? इंडिया से बाहर जाने का सिलसिला भी शोज़ के थ्रू ही शुरू हुआ। जैसे जैसे मैं शोज़ करती गई, पहचान बनती गई, काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स के साथ किया, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, और धीरे-धीरे जो आपका दायरा बढ़ता है, तो आपके रास्ते में ऐसे काम भी आते हैं जब आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये तो पासपोर्ट उसी वगैरह सब तरीके चीज़ें से पहले से तैयार रखते हैं हर आर्टिस्ट। जी, रखनी चाहिए क्योंकि मौका कभी भी आ सकता है। ये वो चाहता है जो हमेशा आपको तैयार रखना चाहिए कि कभी भी बाहर जाने का सिलसिला जो है, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो इजीली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब अपनी तैयारी होनी आप जब चाहिए। पहली बार गए तो परिवार में कैसा माहौल था? मतलब उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, नहीं, जब मैं पहली बार गई तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और थोड़ा-सा घबराहट भी थी घरवालों को, और थोड़ा चिंता भी कर रहे थे कि कैसे अकेले हम बाहर कैसे भेजें, और ऐसा सब कुछ था। क्योंकि ऐसा एक बार इंसिडेंस मेरे साथ पहले हो चुका था। मेरा ज़ी टीवी में सिलेक्शन हुआ था, और तब मैं शायद 16-17 साल की थी। तो मेरे फ़ादर बहुत डर गए थे, और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने तो लिख के भेजा है कि भई जिस दिन आपका शूट हो जाएगा आपको रूम वेकेट करना है, और ये करना है और वो करना है। तो वो उनकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके घबरा गए कि मुंबई भेजना है तो अकेले कैसे भेज दें और कैसे सही क्या बात है, करें। 16 साल की उम्र तो में अगर मुंबई भेजना पड़े तो हर पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा तो जाएगा ही। तो इसी तरीके से जब मुझे पहली बार इंडिया से बाहर जाना था तो तब भी वो घबरा रहे थे, बट फिर किसी तरह मन को मनाया, और उनको लगा कि भाई करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो नहीं रोकना चाहिए, और थोड़ा ट्रस्टवर्दी लोग थे जिनके साथ मैं जा रही थी, तो इसलिए फिर मैं जा पाई। ओके, तो कौन कौन सी कंट्री का भ्रमण आपने पूरा कर लिया है एज अ सिंगर? मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 कंट्रीज़ के किए हैं इवेंट्स। जैसे मैं सिंगापुर गई हूँ, और अभी थाईलैंड का ट्रिप मैंने रिसेंटली इसी साल किया है, तो थाईलैंड में भी 2-3 जगहों पे अलग-अलग, बैंकॉक, पटाया और हुआ हिन, यहाँ पर परफॉर्म किया है। थाईलैंड, और जो अभी आपने लास्ट शो किया वो पहाड़ी इलाके में कुछ किया वहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये भी बताइएगा कि थाईलैंड के लोग या फिर इंडिया के लोग बेस्ट ऑडियंस कहाँ मिलती है? मैंने अभी रिसेंटली चंबा में इंटरनेशनल मिंजर महोत्सव होता है, तो वहाँ पे मैं दूसरी या तीसरी बार गई थी परफॉर्म करने के लिए। और हिमाचल में परफॉर्म करना बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि एक तो पहाड़ी लोगों का वैसे भी एक बिहेवियर, मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और बहुत ही दिल से वेलकम करते हैं। और वहाँ के जो फेस्ट होते हैं वहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो साल में एक बार उनको ऐसा कुछ शो देखने का मौका मिलता है, ऐसा कुछ मेला उनके लिए ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस होती है, बहुत चीयर करते हैं। और अगर मैं बाहर की बात करूँ, बाहर के कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस तरह का आप इवेंट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे पब्लिक शो कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट शो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिमिटेड ऑडियंस मिलती है। तो वहाँ पर भी बहुत वेलकम करते हैं, वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके। बट हिमाचल में तो एक अलग ही सीन होता है। तो आप रीजनल भी हिमाचली भी उनके लिए पेश किया कुछ? नहीं, मैं तो बेसिकली बॉलीवुड ही गाती हूँ, बॉलीवुड या पंजाबी या इस तरह का ही गाती हूँ। और वो बेसिकली यही सुनने के लिए भी हमें बुलाते हैं, क्योंकि उनके खुद के हिमाचल के बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं वहाँ पर, तो उनके भी वहाँ पे होते हैं शोज़। तो वो बेसिकली हमें बुलाते हैं तो बॉलीवुड सुनने के लिए ही बुलाते हैं। स्पेशली बॉलीवुड के जी, लिए। जी। तो चलिए, अब मैं चाहूँगा कि आप कोई बॉलीवुड से कोई ऐसा गाना जिस पे आपको लगता है कि कुछ हिमाचली यादें जुड़ी हो, कुछ ऐसा गाना माइंड में आता हो तो प्लीज़ सुनाइएगा। अ, जी, बिल्कुल। तो अभी मैं रीसेंट शो पे जो हो के आई हूँ, तो वहाँ पर जिस गाने से मैंने स्टार्ट किया था, मैं वही गाना आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ। ज़रा सा झूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना, ज़रा सा घूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना,
आ तुझे चूम लूँ मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। क्या बात है, ये तो रियल जगह निकला। बिल्कुल। मतलब शाहरुख खान काजोल याद दिला दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। बट जब हम बात करते हैं इंडियन ब्यूटीज़ की, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि किसी गर्ल्स के लिए अगर अब बॉलीवुड गाना जैसे होता है फिल्मों में, तो क्या सिंगर्स और आर्टिस्ट के बीच का जो रिलेशंस होता है वो समझ के आप कोई भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। और हम जितना हमें अपने सीनियर सिंगर्स के एक्सपीरियंसेस सुने, या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या जैसे हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं, पुराने इंटरव्यूज़ लता जी के या आशा जी के, तो उन्होंने भी ये चीज़ें मेंशन की हैं कि जिस आर्टिस्ट के ऊपर उनका गाना फिल्माया जाना होता था या जिसके ऊपर भी वो प्लेबैक करते थे, वो उनके कैरेक्टर को समझ के, उनके हाव भाव को समझ के और उसके उसी के हिसाब से वो गाते थे। तो ये मॉड्यूलेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आपका एक सिंक अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपने जो अभी सिंग किया वो आपने डीडीएलजे माइंड में आपके सेट था? हाँ बिल्कुल। सेट था इसी और तरह। हिमाचल भी। हाँ, हिमाचल भी। इसी तरह जो हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि कुछ जिंगल्स और कुछ ऐसी जगहों पे भी आपकी प्रोफाइल में आते हैं। तो एडवर्टाइजिंग और जिंगल्स, यहाँ की शुरुआत किस मोड़ पे और कैसे हुई? यहाँ की शुरुआत भी एक बड़े मतलब फ़नी तरीके से हुई थी, क्योंकि मैं तो सिंगिंग ही कर रही थी और सिंगिंग के रिगार्डिंग ही रिकॉर्डिंग्स या धीरे धीरे ये चीज़ें भी मैंने शुरू की थी। बट जहाँ पे मैं ये सब करने जाती थी, तो वहाँ पर आसपास में स्टूडियोज़ में वॉइस ओवर भी हुआ करते थे। तो एक बार ऐसे ही मैंने कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोई अपना वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मैंने उनकी नकल करते हुए ऐसे कुछ मैंने भी बोल दिया। तो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने मेरी आवाज़ को सुन के कहा कि भाई आप क्यों नहीं ट्राई करते इसमें? मैंने कहा मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं है वॉइस ओवर। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो, अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे। और इस तरीके से मैंने पहला जो वॉइस ओवर था वो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए किया, छोटी छोटी लाइंस थी उसमें। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी वॉइस ओवर जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने एनिमेशन शोज़ के लिए, हंगामा चैनल के लिए, यूटीवी के लिए, प्राइम फोकस के लिए, तो काफ़ी सारे वॉइस ओवर्स किए। मतलब ये जो पहले हम सुनते थे जंगल जंगल बात चली है पता चला है, दैट्स कॉल्ड द जिंगल। तो जो जिंगल्स होते हैं वो आपको जो देते हैं बना के, तो उसे याद करना पड़ता है या थोड़ा मुश्किल होता है ये सब? मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हम क्योंकि सिंगर्स के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है। और जिंगल्स बस ये होता है कि हाँ, जब हमें दूसरी भाषाओं में गाना पड़ता है या थोड़ी टफ लैंग्वेजेस में, साउथ की लैंग्वेजेस में, या फिर दूसरी जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तब थोड़ी सी मुश्किल आती है। तब कोई थोड़ा साउथ का सा जिंगल सुना दो। हाँ, मुझे याद नहीं है क्योंकि वो हम उस समय हम रीड करके गाते होते हैं। लेकिन एक मुझे याद है, अक्षय ऊर्जा सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने मतलब लगभग 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में जिंगल रिकॉर्ड किया था। तो तब मुझे थोड़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि तो कुछ कोई 10 languages- लैंग्वेजेस में से एक तो लैंग्वेजेस याद होगी, भारतीय जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं उनमें से नहीं, कोई? मुझे अब क्योंकि बहुत पुरानी बात है तो लिरिक्स तो मुझे याद नहीं है किसी के भी, बस ये एक्सपीरियंस याद है। तो ये जब चीज़ें होती हैं जिंगल्स की, तो आपने हंगामा के बारे में बात करी। जी, जी। हंगामा में तो काफ़ी कार्टून से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ होता जी था। जी जी, बिल्कुल। हंगामा के लिए मैंने कोई कैरेक्टर याद है? बिल्कुल बिल्कुल, हंगामा पे एक कार्टून सीरीज़ आती थी ओजारू मारू, तो उसका जो टाइटल ट्रैक था वो भी मैंने गाया था। और उसमें एक कैरेक्टर था, एक शैतान का कैरेक्टर था, अकाने नाम था उसका। अकाने। उसका वॉइस ओवर भी मैंने किया था। तो थ्रू आउट सीरीज़ उसका वॉइस ओवर मैंने ही किया था। एक डायलॉग कोई याद आ रहा है उसको? उसमें एक्चुअली ऐसे डायलॉग्स होते थे कि जो उसमें लीड कैरेक्टर था, हमें उसको परेशान करना होता था। तो हमें ये कहना था, देखो उचारू मारू, उचारू मारू को हमें किस तरीके से परेशान करना है। तो उसके हम प्लान बनाते रहते थे, तो सारे डायलॉग्स उसी से रिलेटेड होते थे। तो ऐसा कोई सर्टेन डायलॉग तो मुझे याद नहीं है। और इसके अलावा जो मतलब जब आप बोलते थे तो हंसी आ जाती थी उसे? कभी कभी आती थी, आज भी आ रही है? हाँ, कुछ उसको याद डायलॉग्स करते ही अभी भी आ कुछ रही है? डायलॉग्स ऐसे होते थे फनी, तो कभी कभी हंसी आती थी। और लेकिन मज़ा बहुत आता था। तो ये जो डायलॉग से लेके और बाहर जाना, ये सब चीज़ें जो चल रही थी, कभी परिवार वालों ने कभी कोई ब्रेक लगाने की कोशिश करी?
रिश्तेदारों ने या फिर कोई ऐसे इंसान जो जिसने रोकने की कोशिश करी हो आपके करियर की उड़ान को? आ, देखिए, जो रिश्तेदार वर्ड होता है, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कहते या करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं से डीमोटिवेशन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। तो वो मेरे साथ भी हो रहा था। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ या इस लाइन में काम कर रही हूँ, तो नेगेटिव बोलने वाले लोग नेगेटिव भी बोलते हैं कि लड़की को इतना वो कर रखा है, बाहर जाती है, अकेले शोज़ करती है, यहाँ करती है, वहाँ करती है। तो उन सब चीज़ों को सुन के बहुत बुरा फ़ील होता है। और बहुत ये होता है कि भई अगर कोई पेरेंट्स अपने बेटी को इस तरह के फ़ील्ड्स में आगे बढ़ने दे रहे हैं या उसको काम करने दे रहे हैं, तो हमेशा आप गलत पर्सपेक्टिव लेके क्यों चलते हैं? आप पॉज़िटिवली भी तो उसको लेके चल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को गलत होना ज़रूरी है। आप अपना काम ईमानदारी से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सोसाइटी के लोग, आस-पास के लोग, रिश्तेदार ज़रूर डिमोटिवेट करते हैं या गलत बोलते हैं। ख़ासकर लड़कियों को लेकर के तो ज़रूर एक उनका परसेप्शन रहता है कि भाई लड़कियां इस फील्ड में जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत चल ही रहा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से कि भाई ऐसा मत करिए, किसी को डीमोटिवेट मत करिए और ऐसी बातें मत करिए लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़कियां अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं। और जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सुन के दुख होता है या बुरा लगता है अपने बच्चे के बारे में ऐसा। तो ये चीज़ें सोसाइटी में से हटनी चाहिए और ये जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं ये अब हमें नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है कि हम उड़ान को और ज़्यादा लोगों को तक ये भावना बन चुकी है कि पर काट दो, लेकिन मैं पर काट दो। एक चीज़ और मुझे याद आ गई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। वही लोग, जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं या आपके घर वालों को समझाते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत भेजो, ऐसा, वही लोग जब जैसे-जैसे आपकी सक्सेस होती है, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो वही लोग आप आके आपको एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। अरे! बहुत अच्छा किया आपने, नहीं, जो आपका ये रोकते हैं, डिसीजन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जो रोकते हैं, क्या उनके घर में बेटियां नहीं होती या उनके घर में सारे बेटे ही पैदा हो रहे हैं? बात तो यही है ना कि वो उनके घर में भी वो बेटी बिल्कुल, है। बिल्कुल। और उनके घर में भी बेटियां हैं और वो भी, मैं तो चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़ें और सब कुछ करें। बट किसी और को आगे बढ़ता हुआ देख करके आप, अगर आप उसके जैसा नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने काम पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। यही सबका मोटिव भी होना चाहिए कि कभी भी गर्ल्स को जो है आप पीछे धकेलने की कोशिश ना करें, उनकी पूरी बात सुने, समझें और जहाँ तक भी हो उनका साथ दें। ये तो फैक्ट है, इसे समझना भी पड़ेगा अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं। कहते हैं कि चेंजेस गवर्नमेंट कभी नहीं लेकर आती है, वो आम आदमी खुद सजग होकर लेकर आता है। लेकिन जब आपकी जर्नी शुरू हुई तब तो इतने मोबाइल्स वगैरह भी इतने कारगर नहीं थे, पेजर वगैरह भी होते थे शायद 15 साल वो भी पहले, नहीं थे हमारे वो पास। भी नहीं थे। तो अगर आप किसी से काम मांगते थे तो कैसे मांगते थे? प्रोफाइल्स तो होती नहीं थी उस टाइम पे, इतना डिजिटल वर्ल्ड भी नहीं था कि एक दूसरे से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाए। तो किसी से काम मांगने की जो प्रक्रिया थी या अपने टैलेंट को दिखाने की प्रक्रिया थी, वो कैसे होती थी? इस चीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल आती थी, क्योंकि आज तो बहुत आसान है। आप फटाफट कोई फ़ाइल, बड़ी से बड़ी फ़ाइल अटैच करते हो, ईमेल भेज देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ही आपकी सारी प्रोफाइल लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मुझे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि मुझे सीडीज़ बनाने पड़ते थे अपने वीडियोज़ के, और वो सीडीज़ भेजने पड़ते थे या कुरियर करने पड़ते थे या इस तरीके से करना पड़ता था। और ज़्यादातर तो लोगों को, आप जब कहीं परफॉर्म करते हो या किसी कंपटीशन में जाते हो तो वहीं से लोग आपको पहचान पाते थे। तो उस समय पे नेटवर्किंग का बहुत प्रॉब्लम था, तो इसलिए टाइम टेकिंग होता था। तब ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता। आज के बच्चों के लिए या आज के सिंगर्स के लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप, अगर आप अपने घर पे भी गा रहे हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आप ना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं या उसे भेज सकते हैं 10 लोगों को। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हम 5-5 6-6 साल हम सीख रहे होते थे, स्ट्रगल कर रहे होते थे। कभी 6 महीने में हमें एक बार कहीं परफॉर्म करने का मौका मिलता था। तो वो जर्नी बहुत लंबी होती थी, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपका एक नेटवर्क सेट होता था।
तो ये प्रॉब्लम हमारी जनरेशन पे थी। तो ये कोऑर्डिनेटर्स वगैरह उस वक्त तो होते थे, कोऑर्डिनेटर्स के कोऑर्डिनेटर टू हाँ, कोऑर्डिनेटर, ये और एक्चुअली पैसे कट कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल, 70% आपको मिलेंगे, 30% हम रखेंगे। और ये उल्टा होता था। उल्टा होता था ये। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब 70% आप कमीशन दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतना नेटवर्किंग नहीं है। अगर आप किसी एक कोऑर्डिनेटर से मिल पाए हो, आप 10 लोगों को नहीं जानते हो, तो वो अपनी मोनोपोली चलाने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भई ये बंदा हमारे ही अंडर रहे, ये कहीं और ना जाए, ये ज़्यादा लोग इसको जान ना जाएँ। तो वो हर तरीके से ना आपको भ्रमित करते रहेंगे। और मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम 30% रखेंगे, आपको 70 देंगे। मैंने खुद साइन किए हैं कि मेरे नाम पे कितनी पेमेंट ली गई और समझिए मुझे 30% दिए गए। तो ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता है। तो जो ये बीच में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या जो इस तरीके के लोग होते हैं, मैं तो इसको एक तरीके का फाइनेंशियल शोषण ही कहूँगी कि आप किसी आर्टिस्ट को यूज़ कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, या उसकी ग्रोथ को रोक रहे हो और इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो उसको। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं और इन चीज़ों से जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बचें, क्योंकि इस तरीके के लोग बहुत भारी संख्या में हैं हमारी लाइन में। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मैनिपुलेट यहाँ तो होते मतलब रहोगे। वही बात आ जाती है ना कि एक फ़ोन कर दो, एक फ़ोन ही तो करना है। बिल्कुल। एक फ़ोन करके किसी को किसी से कनेक्ट करना है, तो उस पे भी एक इंसान जो है काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर लेता है। करेक्ट, 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 ये चीज़ तो होती ये है। भी एक आर्ट ही, सारी उसका मेहनत, एक हाँ। उसकी एक मेहनत देखिए कितनी अच्छी कि उसे सही आदमी को सही आदमी से कनेक्ट करना है, और वो 75% उसकी पूरी इनकम का पैसा ले जाएगा। हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप मत, हर कोई यहाँ पर अर्न करने के लिए ही निकला है, हर कोई कमाने के लिए निकला है, हर किसी को अपना काम करना है, अपना घर चलाना है। बट जो ये तरीका है कि आप किसी और की मेहनत पे ही आप अपना घरौंदा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत जायज़ है। और उस चीज़ से आर्टिस्ट खुद ही बचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट आप आज के टाइम में तो काफ़ी इजी हो भी गया है, आप बच भी सकते हैं क्योंकि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। बट हमारे टाइम में ये चीज़ें बहुत थी और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। और मेरे नाम पे क्या पेमेंट आगे से ली जा रही है या मुझे क्या दी जा रही है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके मुझे पता चली, तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, ठेस भी पहुंचा। कहीं ना कहीं मैं डीमोरलाइज हो गई कि मेहनत मैंने इतनी की है लाइफ में और ऐसा हो रहा है। बट बाद में धीरे 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 करके मैंने चीज़ों को समझा और यही समझा कि जो इस तरह के लोग हैं वो भी थोड़ा अपने आप को रोकें, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी समझें और इससे बच के आप आगे बढ़ें। सही बात, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसी लाइन में अपने प्रोफेशन लेके बैठेंगे और खुल के कहते हैं वी आर द कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारा तो हक बनता है इतना लेने का। लेकिन जब बात आती है एक आर्टिस्ट की, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को तो माँ सरस्वती का पूरा वरदान मिला होता है। तो मैं चाहूँगा कि अब सावन का समय चल रहा है और आपका एक टैटू जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप भोलेनाथ की वो बहुत मानती हैं, जी, क्योंकि आपका ये जो गले के पास टैटू है वो बता रहा है कि आपको एक भोलेनाथ के लिए सावन चल रहा है, एक गाना तो पड़ेगा ही बिल्कुल अभी। ठीक है। तो एक लता जी का गीत है जो मैं बहुत पसंद भी करती हूँ और भगवान शिव को डेडिकेटेड है, वो उसी की कुछ लाइनें गा देती हूँ। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
क्या बात है, ये तो बिल्कुल एहसास हो रहा है कि हम पूरे पावन पर्व की तरफ से अभी रुखसत हुए हैं। कावड़ लोग ले लेके आए और इतनी प्यारी प्यारी कावड़ हमें देखने को मिली इस बार। कहते हैं कि बहुत महंगी महंगी कावड़ें मिली। जब आपने ये गीत गाया तो कभी ऐसा ही कोई एल्बम का सिलसिला भी रहा, कोई एल्बम अपने भगवान शिव के लिए बनाई हो? हाँ, मैंने डिवोशनल सॉन्ग्स किए हैं काफ़ी सारे, भगवान शिव के भी गीत हैं उसपे, और यूट्यूब पे वो सारे रिलीज़ हैं। तो दिव्या श्रीवास्तव के नाम से आप सर्च करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान गणेश के लिए काफ़ी सारे डिवोशनल सॉन्ग्स मैंने गाए हैं, और वो यूट्यूब पे रिलीज़ हैं, तो मिल सकते हैं आपको वहाँ पर। भगवान को जब आप साक्षी मानते हैं, सब कुछ भगवान को सोच के सब कुछ समर्पित करते हैं हम लोग, तो आपको लगता है कि जो इंडिया में भगवान को लेके अगर बात की जाती है हिंदू धर्म में, तो वहाँ हर भगवान का एक टाइम स्लॉट है। उन्होंने, भगवान ने हर चीज़ को, कहते हैं कि निंद्रा में चले गए, फिर सबको संभालने के लिए बोल दिया कि भाई मैं 4 महीने सोने जा रहा हूँ, अब आप संभालिए। तो हर मार्केट के अकॉर्डिंगली आपने गाने वगैरह निकलवाए अपने जितने भी थे। मतलब गणपति का टाइम आया तो गणपति के लिए, शिव जी का टाइम आया तो शिव जी के लिए, कृष्ण जी का टाइम आया तो कृष्ण जी के लिए। हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं कि करोड़ों देवी देवता हैं, और सबके पीछे कुछ ना कुछ ग्रंथ हैं, कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो हर बात का एक रीज़न होता है, और हर बात को हिंदू धर्म बड़ा रेजनेट करता है हर चीज़ को। तो उसी तरीके से जैसे हमारा जन्मदिन होता है तो हम उसको एक ही दिन तो सेलिब्रेट करते हैं, हम जीते तो हर दिन है, जीना बंद नहीं करते, लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो एक दिन होता है। तो उसी तरीके से जब गणेश चतुर्थी आता है तो गणेश जी का सेलिब्रेशन होता है, जब जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जी का सेलिब्रेशन होता है। तो उस टाइम पे उत्साह होता है कि चलो हम भी कुछ ऐसा करें और सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने भी सॉन्ग्स किए हैं अलग अलग टाइम पे। अलग अलग। तो अगर मैं आपको कहूँ कि खाटू श्याम के बारे में बात करें, तो आजकल खाटू श्याम के बारे में अगर कुछ एल्बम्स निकल रही हैं नई नई, तो हर एक भगवान का जैसे अपना अपना एक सिनेरियो बना होता है, तो खाटू श्याम के लिए आपने कुछ बनाया अभी तक? आज तक खाटू श्याम जी के लिए तो मैंने कोई गीत अभी तक मेरा नहीं रिलीज़ हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर मैं ज़रूर खाटू श्याम जी के लिए भी कोई ना कोई भजन या कोई ना कोई गीत ज़रूर करूँगी। क्या बात है। चलिए, ये तो रही धार्मिक बातें थोड़ी सी, लेकिन जब आप पारिवारिक रूप से बाहर निकली, इंडिया से बाहर भी गई, और इंडिया में भी आपने काम किया, तो सबसे ऐसे पल बताइएगा जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसे पल। ऑडियंस कैसी मिलती है आपको, किस तरीके के लोग मिलते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी, एक्चुअली हम लोग जो लाइव आर्टिस्ट हैं, हमें कई बार ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, या जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता है, या हमें पता नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, और कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। आर्टिस्ट का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट एक शो था, बहुत अच्छे एक प्लेबैक सिंगर, उनके साथ मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था, और एक कॉलेज का फंक्शन था। तो कॉलेजेस में जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, अलग अलग पार्टियों से रिलेटेड कह सकते हो आप, अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजी के साथ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो उनका ये होता है कि भाई वो पिच करते हैं अपने अपने आर्टिस्ट, वो ये चाहते हैं कि जो ये पूरा फंक्शन है ये हमें करने को मिले, ताकि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी सब कुछ है, वो हमारे हिस्से में आए। तो जब किसी एक ग्रुप का वो चीज़ सक्सेसफुल होती है, अप्रूव हो जाती है, तो दूसरे ग्रुप को उससे बड़ी जेलसी होती है, और उनके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब उसको चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल इवेंट नहीं होना चाहिए। शो देखने तो सभी हाँ, एक शो साथ ही देखने तो बैठेंगे। सभी जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा था मेरे साथ कि जब मैं स्टेज पर गई, मैं उन जिनका वो प्रोग्राम था, जिन प्लेबैक सिंगर का, उनकी ओपनिंग के लिए मैं गई थी। तो जब मैं स्टेज पर गई तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जैसे ही उनकी एंट्री अनाउंस हुई और जैसे ही वो स्टेज पे जाने लगे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बॉटल्स फेंकी, बिस्लेरी की बॉटल्स फेंकी, कुछ ने और दूसरी चीज़ें फेंकी। तो पहले तो वार्निंग दी गई, फिर थोड़ा सा शो को स्टार्ट किया गया, बट अगेन विद इन 5 मिनट्स ये चीज़ें दोबारा हुई, और वो शो वहीं कैंसिल हो गया। और हमें इतना, उन चीज़ों से हमें इतनी घबराहट हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं या क्या है, और सिक्योरिटी ने हमें बड़ी जल्दी से पीछे से बाहर निकाला।
तो उस टाइम पे तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, स्टूडेंट्स ही हैं या क्या है या क्या हो रहा है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस भी हुए हैं और मतलब ऐसा लगता है कि बस वहाँ से कैसे निकलें और कैसे बचें। तो ये चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ। आर्टिस्ट है और ऑडियंस से, कई आर्टिस्ट जो है ऑडियंस के साथ बीच में जाके गाते हैं, बिल्कुल। वो कितना सेफ रहता है उनके लिए? ये भी सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में हैं या किस तरह की क्राउड को सिक्योरिटी समझना पड़ता है समझना पहले। पड़ता है, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ की मैं ये लोगों को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उनको नहीं पता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है या हम ऐसा करेंगे तो कोई आर्टिस्ट डर सकता है या घबरा सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। और वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने के नहीं, लिए अभी हैं। अभी जैसे रिसेंटली हाँ। एक जगह कॉलेज में फंक्शन हुआ, वहाँ पर एक उनका प्रशंसक था जो कि स्टेज पे चढ़ गया, हाँ। और वो उसकी ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी को हर्ट करने की, बट वो चढ़ के पैर छूने लगा। हाँ। बट उस वक्त एकदम शो बंद करना बंद पड़ा करना पड़ा, और बिल्कुल उसकी पिटाई बिल्कुल। भी हुई बाद में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको एक प्रोटोकॉल समझना पड़ता है कि भाई अगर हम किसी के ऊपर अचानक से इस तरीके से किसी की तरफ आके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव नहीं लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लोग कभी कभी प्यार देने के लिए या कभी कभी आपको अप्रिशिएशन देने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, बट उन चीज़ों की थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी चाहिए। और आर्टिस्ट जो ऑडियंस में जाते हैं उनको हमेशा माहौल समझ के, सिक्योरिटी देख करके, या जहाँ पर वो बिल्कुल श्योर है कि वो जा सकते हैं वहीं पे क्राउड में जाना चाहिए, क्योंकि क्राउड में जाने के बाद वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ सिंगर, जब आप कहीं पे जाते हैं तो क्या मेल और फीमेल्स जब सिंगिंग अलग अलग करते हैं तो थोड़ा पक्षपात होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि लड़का है तो चलो यार पहले हम लड़की को आगे करते हैं, लड़के को कम गाने देते हैं, लड़की को ज़्यादा देते हैं, है ना? तो एक तरह से समझा जाए तो लड़कों का शोषण है, लेकिन लड़की को ज़्यादा प्रमोट करने के चक्कर में या फिर ये दिखाने के चक्कर में कि हमारी फीमेल सिंगर ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको पहले चांस देते हैं, सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट के नाम पे। ये कहाँ तक जायज़ है? आ, देखिए ये जो चीज़ें हैं, मेरे साथ तो इसका विपरीत भी हुआ है। जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो काफ़ी मेल सिंगर की डोमिनेंसी रहती थी। ओहो। मेल सिंगर्स वो ये सोचते भी थे कि हम थोड़ा ज़्यादा मतलब हमारी वैल्यू थोड़ी अलग है और फीमेल सिंगर की अलग है, और पेमेंट्स में भी फ़र्क होता था। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो अब वो चेंजेस आ गए हैं। अब फीमेल्स, कई जगह हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स की पेमेंट ज़्यादा है या फ़ीमेल को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है या लोग फ़ीमेल सिंगर्स ज़्यादा मांग रहे हैं। तो वो चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। बट ऐसा कुछ जायज़ या नाजायज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उस काबिल हैं, अगर आप स्टेज होल्ड कर सकते हैं, तो बी इट फीमेल या फीमेल मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर आप इफ़ इफ़ द शो इज़ सक्सेसफुल तो डजेंट मैटर कि आप मेल सिंगर हैं या फीमेल सिंगर हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैंने अपने करियर में ज़रूर मेल सिंगर्स की डोमिनेंसी महसूस की है, और थोड़ा सा उनका एक एटीट्यूड भी रहता था। जैसे जब हम शुरू में नए नए सिंगर होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें गाने उतने नहीं पता होते हैं, हमें पब्लिक का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो लोग उस समय पे बहुत ना ऐसा आपको थोड़ा सा नीचा फील कराते हैं कि मतलब हम शो संभाल रहे हैं और आपको नहीं कुछ आता है या आप नहीं कर पाओगे या ऐसा कुछ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी तो कि इस उन चीज़ों से पॉडकास्ट के घबराएं जरिए ना। आज उन सबको जवाब देने का टाइम आ चुका है। मैं चाहूँगा कि अब अगस्त का टाइम तो चल ही रहा है, बिल्कुल। और अभी हमने रिसेंटली 15 अगस्त एंजॉय किया है, तो 2026 का ये जो 15 अगस्त है बहुत ही बेहतरीन मनाया गया। तो मैं चाहूँगा कि आप देशवासियों के लिए एक अच्छा सा कोई ऐसा गाना जो दिल को छू जाए, देशभक्ति का गाना। आ, देशभक्ति का गाना ठीक है, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि जब भी मैं देशभक्ति से रिलेटेड कोई भी इवेंट करती हूँ या मैं गाती हूँ तो ये गाना लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत हिट होता है। तो मैं वही गाना गाती हूँ। और अभी कॉमनवेल्थ हुए हैं, आपको पता है, गोल्ड पे गोल्ड बटोरा है हमारे प्लेयर्स ने, तो उन सभी को भी डेडिकेट नहीं, करते वो हैं तो ये आपको गाना। पता ही है, गोल्ड तो बहुत ज़्यादा ही आया है, और खासतौर पे बिल्कुल। बॉक्सिंग में जो है कमाल कर दिया। कमाल कर दिया है पूरे
10 खिलाड़ियों में से तीन ने तो मेरे ख्याल से सिल्वर लिए, बाकी सब ने गोल्ड पे गोल्ड गोल्ड लिए। तो ये तो बॉक्सिंग में कहते हैं कि हमारे देश ने जो है पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि नंबर 1 पे चल रहे हैं हम लोग। और अभी तो रेसलिंग हो नहीं पाई वहाँ पर, जिसके हम मास्टर्स हैं, वरना और भी गोल्ड आने थे। तो कोई बात नहीं, जो हमारे प्लेयर्स जीत के आए हैं उन सभी को, और जितने प्लेयर्स गए थे इंडिया से सभी को डेडिकेट करते हैं, सारे देशवासियों को डेडिकेट करते हैं ये सॉन्ग। हो माने या कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है, दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। क्या बात है, मैं तो सोच रहा था आप लता जी का कोई गाना गाएंगे, लेकिन आपने तो पूरा वो फुल ऑन शाहरुख खान, यू नो, अंदर से आपको जोश वाले गाने। तो अगर मैं कहूँ सलमान या शाहरुख, तो आपके दिल से एक ही आवाज आती होगी, शाहरुख। हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि आपने 2 गाने ऐसे गाए जो बिल्कुल ही मेरे को फील कराया कि हाँ यार, इंडस्ट्री में शाहरुख के नाम पे आपने काफ़ी सॉलिड सोच बनाई हुई है। गाने ही उनके इतने सारे हिट है, तो हम करें तो क्या करें। ओके, तो उनका ये शो आपका है, शाहरुख खान का तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, जब आर्टिस्ट को पैसा मिलता है, आर्टिस्ट को जब सबसे अच्छा पैसा मिलता है, तो क्या ये सच है कि आर्टिस्ट अपने ऊपर कम खर्च करता है, परिवार के लिए ज़्यादा सोचता है? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां जो होती है ना, वो आपको, वही आपका खर्चा और जो भी आपका है मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि decide करती है। जब एज अ सिंगर काम करते हैं, या इंडस्ट्री में कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब बिल्कुल ही ब्रेक लग जाता है, करेक्ट। ठीक है, तो और ख़ास तौर पे कोई चीज़ें ऐसी भी हुई पिछले 1 दशक में, कोविड जैसी बीमारी आई, तो उस टाइम पे आपका समय कैसे चल रहा था? उस टाइम पे जैसे कि हमारा तो, जैसे मैं रिकॉर्डिंग्स भी करती हूँ और ये सब करती हूँ, तो थोड़ा बहुत घर से रिकॉर्डिंग और ये सब चल रहा था, और शोज़ कुछ 2-4 महीने या 5 महीने रुकने के बाद बीच बीच में हमने इवेंट्स भी किए, और सारी सेफ्टी के साथ, सारी गाइडलाइंस के साथ। बट ये है कि काम पे बहुत असर पड़ा था, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा असर हमारी इंडस्ट्री पे ही पड़ा था, क्योंकि बाकी सारे जितने भी नौकरियां हैं या जो भी हैं, उन सबको उनकी तनख्वाह या सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ चल रहा था। बट एक आर्टिस्ट का ही ऐसा काम होता है जो कि लोगों के बीच में ही जाके हो सकता है, और जब आप लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते हैं, आप कहीं भी गैदरिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो आपका काम कैसे चलेगा। तो वो टाइम बहुत टफ था। वो टाइम हमने थोड़ा मुश्किलों से तो ज़रूर निकाला, बट ये है कि निकाला। बच गए। बच गए। बच गए, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो कौन कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ को लेके जो है कोई कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि भाई या इनकी आवाज़ ये कॉपी करते हैं, तो कॉपी वाले सिंगर्स कौन कौन से हैं आपके हिसाब से? कॉपी वाले सिंगर्स एक्चुअली क्या होता है कि, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जब सुनिधि चौहान नई नई आई थी, जब मेरी आवाज़ सुनो रियलिटी शो से उन्होंने एंट्री करी थी, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लता जी को रिजेंबल करती थी, और सब लोगों ने यही बोलना शुरू कर दिया था कि वो लता जी की आवाज़ है, लता जी की आवाज़ नई आवाज़ है जो लता जी को बिल्कुल रिजेंबल करती है। तो ये टैग लगते लगते उन्होंने फिर अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, और जब उन्होंने फर्स्ट प्लेबैक किया, मस्त मूवी में किया, तो वो हमने देखा कि बिल्कुल फ्लिप हो गई। हाँ, बिल्कुल फ्लिप हो गई उनकी आवाज़। तो ये एक्चुअली किसी की जैसा गाना या उसकी जैसी आवाज़ होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो उसको ऐसा टैग दे देते हैं। तो फिर रुकी रुकी से हो जाए, फिर रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, तो मेरे ख्याल से वही गाना मैं आपसे सुनने की चाहत रखूँगा। रुकी रुकी सी थी जिंदगी झट से चल पड़ी, उर्मिला का गाना मस्त पिक्चर से ही था जो आपने बोला अभी। ठीक है, मैं वो गाना ना गा करके सुनिधि चौहान का ही कोई दूसरा गाना कि कोई दूसरा गीत गा देती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि उसके लिरिक्स पूरे मुझे याद नहीं।
चोरी चोरी किया रे दिल लिया रे, चोरी चोरी किया रे दिल लिया रे, जादू से जादू किया रे, जागी सोए रहूं खोए खोए रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे, ओ क्रेजी क्रेजी किया रे। क्या बात है। तो ये जो टैग लगाने वाली बात होती है कि कॉपी या फिर नाक में गाना, आपके हिसाब से जो आपने शिक्षा प्राप्त करी, कितनी ऐसे बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि किसी की आवाज़ के साथ कंपेयर करते हैं या फिर अच्छा गाने की कोशिश करते हैं? अगर मुझे कोई गाना गाना हो तो क्या नाक से गाते हैं, गले से गाते हैं, पेट से गाते हैं? तो किस तरह कंट्रोल कैसे होता है? अगर इस पर अगर कंट्रोल करना हो किसी को तो कैसे करें? इन सब चीज़ों पे आपकी ब्रीथिंग, आपके गले से कैसे आप मॉड्यूलेशन करते हो, या नेज़ल साउंड को हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, उसको आप कहीं कहीं, मतलब वैसे तो नेज़ल साउंड बहुत कम ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन कहीं ब्यूटीफाई करने के लिए या कहीं करने के लिए अगर आप यूज़ करते हो, तो इन सब चीज़ों की जो सही शिक्षा है, या मैं कहूँगी सही जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, वो आपको क्लासिकल म्यूज़िक ही दे सकता है। क्लासिकल म्यूज़िक प्लस योगा प्लस मेडिटेशन, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी इन चीज़ों पे बहुत अच्छी कंट्रोल बनती है, आप उसको बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी मैं बात करूँ, जब मैंने वॉइस ओवर्स किए, उसमें भी ये चीज़ बहुत काम आती है। जो आपकी क्लासिकल की शिक्षा है या आपकी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज या इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, तो इस पे आप ज़रूर आप एक्सेलेंसी कर सकते हैं। बात पकड़ बनाने के लिए कितना रियाज करना चाहिए इंसान को? रियाज़ की तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप रोज़ सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे अगर आप रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर होना। अगर आप कम टाइम भी दे पा रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर हैं, आप उसको तोड़ते नहीं हैं या ब्रेक नहीं करते, आप रियाज़ करते ही हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। ओके। 90s के दौर की अगर बात करें हम लोग, तो मोस्टली एक सिंगर को टैग जो मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आप 90s के दौर के गाते हो या फिर बहुत पैपी नंबर्स गाते हो। अगर मैं कहूँ कि दिव्या श्रीवास्तव सबसे बेस्ट गाने कौन से गाती है, पैपी नंबर्स 90s के दौर के या फिर आज के ज़माने के? आ, मुझे पर्सनली जो पसंद आते हैं वो पेपी नंबर्स ही हैं। दौर तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई मैं 90s के ही पसंद करती हूँ, या क्योंकि मैं आशा जी के जो बहुत सारे गाने हैं, जो कि आशा जी और ओपी नैयर का जो एक कोलैब रहा है, वो मुझे बहुत ही पसंद है वो सारे गीत। और ज़्यादातर आशा जी के गीतों को मैं सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, उनसे सीखा है उन गायकी और कैसे क्या करना है। और उसके बाद से सुनिधि चौहान हो गए, और काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, शिल्पा राव, महालक्ष्मी अय्यर, मैं इनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मेरा ज़्यादा रुझान जो है वो इस तरह के वॉइस टेक्सचर की तरफ रहा है शुरू से। साउथ में आपने थोड़े गाने गाए हैं? साउथ में गाने तो नहीं, मैंने जिंगल्स किए हैं, बट साउथ की लैंग्वेज मैं नहीं पकड़ पाई। आज तक होता है जब दिव्या श्रीवास्तव है टैग, तो फिर साउथ कहाँ से इतना आ जाए। हाँ, लेकिन मुश्किल है। जब भोजपुरी की बात आती है तो भोजपुरी सिंग पे भी आपके काफ़ी गाने हैं, जी जी जी। कुछ याद आ रहे हैं कुछ? भोजपुरी मैंने गीत करे हैं, और हालांकि भोजपुरी भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे माता पिता दोनों यूपी से हैं, तो हाँ मैं थोड़ा बहुत मतलब समझ के याद करके गाने गा लेती हूँ, पर उतना अच्छी पकड़ नहीं है। लेकिन हाँ, गाए हैं मैंने भोजपुरी में गीत, और कुछ भोजपुरी के गीत मुझे पसंद भी हैं। जो पसंद है उनमें से एक परोस दे बस। ठीक है। एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, मालिनी जी जब उसको गाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वही गीत मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन बैरन बैरन,
जौन टिकसवा से पिया मोरे जई है, जौन टिकसवा से पिया मोरे जई है, पनिया बरसे टिकस गल जाए रे, पनिया बरसे टिकस गल जाए रे, रलिया बैरन बैरन बैरन। ये है कुछ अलग अंदाज इस वक्त दिव्या के। और दिव्या, आप अगर किसी को कुछ मैसेज देना चाहें उन लोगों को, ख़ास तौर पे जो कि इंडस्ट्री में नए हैं और सिंगिंग को अपने माध्यम से धीरे धीरे फेसबुक पे आते हैं, कुछ गाना सुनाते हैं या फिर फेसबुक पे आके अपनी ऑडियंस कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से उनका कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। मैं अक्सर आजकल की इंडस्ट्री में जो देखता हूँ फेसबुक वगैरह पे, हर इंसान को लगता है कि फेसबुक पे आके बस गाना शुरू हो जाता है, चाहे वो ढिंचैक वाली अपनी पूजा हो, उनको भी फेमस होना पड़ा था। तो क्या ये सही है कि फेसबुक पे आगे कोई भी इंसान, सुर ताल का पता नहीं, लेकिन बस फेसबुक में आके लाइव करके और अपने को लाइव करके प्रेजेंट कर देना, कहाँ तक सही है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानती इस चीज़ को। आजकल हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत चल पड़ी है ये चीज़ कि जो सीखे हुए टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और एक जो जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए म्यूज़िक को लेके उस तरीके से आगे बढ़े हैं, उन सिंगर्स से ज़्यादा आजकल हम उनको हाईलाइटेड देख रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। उनको क्लासिकल के बारे में नहीं पता, उनको म्यूज़िक के बारे में नहीं पता है, कैसे गाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं पता है। उनको शोर मचाना आता है। शोर मचा के या फिर मतलब कि किसी भी तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करके और ये चीज़ें करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, दूसरों को धोखा देना तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, अपने आप को धोखा देना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने आप को भी धोखा ना दें, दूसरों को भी धोखा ना दें और इस तरीके से काम ना करें, क्योंकि ये थोड़े दिन की सक्सेस होती है और उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करके सही तरीके से शिक्षा लेके आप आगे बढ़े हैं और संगीत को समझ के बढ़े हैं, अपनी कमियों पे आप काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, बट अपनी कमियों पे काम करिए। आजकल हम जो देखते हैं, जो नए सिंगर्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ है, उनमें पेशेंस नहीं है कि हम 10 दिन तक हम साथ थोड़ी लगाते रहेंगे, हमको तो जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अपने टैलेंट पे काम करिए, अपनी कमियों को सुधारिए, अपनी कमियों पे प्राउड मत करिए। आजकल तो लोग उस चीज़ को बड़ा प्राउडली वो करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं कि भाई हम तो ऐसा ही करते हैं, हमें तो ऐसा ही गाना आता है, हम तो सागो शाह ही बोल देंगे, हमको तो लता जी का गाना ही नहीं है, या कुछ सिंगर्स आजकल ऐसा करने लगे हैं जो कि लता जी के गाने में 4 आलाप और लगाते हैं। तो मतलब लता जी ने थोड़ा कम गाया था, इसका मतलब आपने ऐड किया। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें नहीं। इस मामले में तो सबसे तेज हमारे सोनू निगम साहब है ही। वो अपने तरीके से गाने की जब राग पे राग चढ़ा के देते हैं, तो कहने का मतलब आपका कि राग के ऊपर राग नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। देखिए, कभी कभी किसी चीज़ को थोड़ा सा अपने तरीके से कहना अच्छा भी लगता है, बट मैं उन सिंगर्स की बात कर रही हूँ जिनको नहीं पता है कि कैसे करना है। क्योंकि पता तो आपको तभी चलेगा ना जब आपने उस चीज़ को सीखा समझा होगा। आपको नहीं पता है और आप अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करिए। क्योंकि आजकल के सिंगर्स को अगर आप सुनने बैठोगे, जो आजकल लाइव परफॉर्म कर रहे हैं ज़्यादातर सिंगर्स, में यहाँ की बात क्या करूँ, बड़े लेवल पे भी इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो आजकल वो सिंगर्स ज़्यादा सक्सेसफुल है जो शोर मचा रहे हैं। आप आधे घंटे उनका गाना सुनने के बाद आपको बंद करके लगता है कितना पीसफुल लग रहा है। और जो हमारे पहले के सिंगर्स थे या सीखे हुए सिंगर्स थे या आज भी जो लॉन्ग रन में जो सक्सेसफुल हैं, जैसे श्रेया घोषाल जी हैं, मतलब वो कितने दशकों से गाती चली जा रही हैं और आज भी सक्सेसफुल हैं। तो आप उनका अगर आधे घंटे सुनोगे ना, तो आपको आधे घंटे बाद लगेगा कि अभी भी चलते रहना चाहिए, इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया। तो ये फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को समझें और अपने आप को धोखा मत दीजिए कि हमने पैसा कमा लिया या हम आज 4 दिन के लिए हम सक्सेसफुल हो गए, तो वो सक्सेस नहीं है। संगीत को संगीत की तरह ही करिए, विद्या है तो उसको समझ के ही आगे बढ़ें। देखिए, जब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मेरे ख्याल से एक गाना तो बनता है जिस पे आप अपनी कुछ नई स्टाइलिश कुछ कर सकें, मॉडिएट करके कुछ अच्छा सा सोच के। देखिए, मैंने अभी तक सारे गाने
पेपी सुनाए हैं या जो मुझे पसंद है जो मैं genre। चाहूंगा कुछ राग से रिलेटेड आप मैं वही कहना चाह रही क्लासिक थी पे आ कि जाए हम अब थोड़ा सा। क्योंकि जो मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, मैंने सीखा ज़रूर है लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत रेगुलर नहीं करती हूँ या परफॉर्म नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरा नहीं है जॉनर, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो चीज़ मैं सुनाऊँ। तो बिल्कुल। एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, वो मैं हम्म, मन रे तो काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तो काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, हो मन रे तो काहे ना धीर धरे। क्या बात है, लॉजिक भी बहुत प्यारा सा बताया है अपने गाने में कि कोई किसी के लिए नहीं मरता है। तो जब जिंदगी को म्यूजिक से जोड़ने वाली बात आती है कि जिंदगी को हम म्यूजिक के हर पल के साथ जोड़ते हैं, तब आपको सबसे बेहतरीन मेल सिंगर आज के टाइम के, जो कि नए सिंगर्स में, किसका नाम आता है? नए सिंगर्स में मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अरिजीत सिंह हैं, सोनू निगम जी हैं, और थोड़ा 90s की बात करें तो उदित जी की वॉइस बहुत ही मेस्मराइजिंग वॉइस है उनकी। तो मुझे पर्सनली मेल सिंगर्स में ये तो वॉइसेस पसंद उनके है। बॉय, उनके बेटे की पसंद नहीं आ रही आवाज़? नहीं नहीं, उनकी भी पसंद है, लेकिन आदित्य की उदित बात- जी की उदित जो की, बात sorry। है वो उदित। अलग ही है। तो उदित को एक ट्रैक मिला था कि पापा से जो मिला वैसा का वैसा ही परोस दिया। उनके बेटे को, हाँ कह सकते हैं आप। जो क्योंकि उनकी वॉइस में भी उदित जी का बहुत इन्फ्लुएंस है, जैसे कहते हैं ना कॉपी, आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। तो क्योंकि वो एक तो फादर सन है, तो उनकी वॉइस का बहुत इन्फ्लुएंस है आदित्य की भी वॉइस में। और मुझे पर्सनली जो वॉइस है वो उदित जी की इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी वॉइस में बहुत फील है, बहुत ही मतलब उनके कई गीत ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, आप बह जाते हैं उसमें, आप अपनी ज़िंदगी से उसको जोड़ के देखने लगते हैं। तो ये पावर है उनकी वॉइस में। राइट। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो नारी शक्ति अगर के बारे में अगर हम बात करें तो आज जितना ज़्यादा लोगों के माइंड में सेट हो चुका है कि हमें इस गायकी के दौर में गर्ल्स इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उसका रीज़न क्या है? जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जितनी अच्छी सिंगर्स मार्केट में हैं उनके लिए और नई वैरायटीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, कहीं से भी कोई ऐसा सिंगर उभर के नहीं आ रहा, और उसके लिए टैलेंट हंट और ये सब में जाना पड़ता है, तब जाके रास्ते बहुत कठिन है। उसका सही रास्ता क्या है आपके हिसाब से? लड़कियों का एक्चुअली क्या है कि जिस दौर में हम संगीत सीखना शुरू करते हैं, जो एज ग्रुप होता है, जो आजकल के सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस है, तो उन सब से इन्फ्लुएंस होके एक टीनेज में लड़कियां क्या करती हैं, कई बार वो सही डिसीजन लेने की बजाय वो गलत डायरेक्शंस में जाती हैं या फिर नहीं समझ पाती चीज़ों को, और इस तरीके से तो क्या होता है कि उनका ना टैलेंट वहीं पे स्टॉप लग जाता है। फैमिली उन्हें फिर नहीं रोक देती है या उनको नहीं सही लगता है या इस तरीके से कुछ चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा लड़कों से ज़्यादा सतर्क होकर चलना चाहिए, लड़कियों को चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और अगर वो चाहती हैं कि आगे आने वाला टाइम उनके लिए बहुत फ्री हो जाए और वो फ्रीली काम कर सकें और वो कर सकें, तो उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो पर आप लाइफ लॉन्ग सक्सेस नहीं पा सकते। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि लड़कियाँ जो है वो गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। आजकल जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि
पार्टीज़ करना और ये करना वो करना या नशे या ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इसको बहुत कूल समझा जाता है या वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कूल चीज़ है वो यही है कि आप अपनी आर्ट पे कितना अच्छा काम करके उसको कितने अच्छे से आप आगे ले जा सकते हो समझदारी के साथ। तो उसी पे फ़ोकस करें क्योंकि यही एज होती है जो आपको शेप दे सकती है। तो इस एज में बहुत सावधानी से चलें। यंगस्टर्स के लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अपनी अलग से एक पहचान बनाना चाहते हैं सिंगिंग के लिए? यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर आपके अंदर पैशन है, पहले तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आप उसको पहचानें। ऐसा ना हो कि आप दुनिया को देख के या लाइमलाइट्स को देख करके इन्फ्लुएंस होके आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग हो या कुछ भी है। तो आपके अंदर वो चीज़ है, आपको लगता है कि आप इसको एक मुकाम तक ले जा सकते हो, तो आप उस पे काम करो। और सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती इंडियन क्लासिकल सीखें, आप वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन सीखने से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपको सही अभ्यास करने का, सही प्रैक्टिस करने का तरीका समझ आएगा और सही ट्रैक पे चलते हुए आप अपनी आर्ट को आगे ले जाएँ। और यंगस्टर्स में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी गलत आदतों में और गलत चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि वो आपकी आर्ट को भी ख़राब करेगा, आपकी लाइफ़ को भी ख़राब करेगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। क्या बात है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं एक म्यूज़िक की, म्यूज़िक में कोई भी भाषा नहीं होती, जिसका कोई भाषा का बैरियर आपको बाउंडेशंस नहीं होती। लेकिन जब इंग्लिश गानों की बात आती है, क्या मार्केट में आज भी ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश गाने, गर्ल्स जो है उन काम ही नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसी सिंगर्स नहीं आई जिसने इंग्लिश के एल्बम्स निकाले हों या फिर इंग्लिश में कुछ अच्छा करा हो? बिल्कुल इंडिया में सही आज है तक ये तो बात। कोई भी हाँ। ऐसी सिंगर्स नहीं हुई, क्यों? वो देखिए सबसे बड़ा जो बैरियर है ना हमारे सामने वो है हमारा प्रोनंसिएशन। क्योंकि हमारा इंग्लिश बोलने का एक तरीका है और जो वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं उनका एक अलग लहजा है। तो जब हम उनको गाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि ये हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ एक सिंगर्स अब हैं जो हमारे ज़्यादातर मैं ये कहूँगी कि हमारे सर्टेन इंडिया के सर्टेन पार्ट्स से, साउथ से या फिर गोवा से या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज से कुछ ऐसे सिंगर्स निकल के आ रहे हैं जो बहुत अच्छा उनका प्रोनंसिएशन है, बहुत अच्छा उनका इंग्लिश को पकड़ है, गाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अब आ रहे हैं धीरे धीरे। बट यही सबसे बड़ा बैरियर है कि जो हमारा प्रोनंसिएशन है, जो हमारा इंग्लिश को गाने का तरीका है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग शुरू से बचपन से हिंदी लैंग्वेज को बोलते आ रहे हैं और वो करते आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में अभी हम नहीं, इतने सॉन्ग्स आते हैं इंडिया के सिंगर्स के, बट धीरे धीरे हम करेंगे। अभी टाइम है, ऐसी सिचुएशन आएगी जब इंडिया के भी बेस्ट टू बेस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हर तरह की कम्युनिकेशन, खासतौर पे इंग्लिश गाने की भी बढ़िया से बढ़िया एल्बम्स आएंगी। तो जाने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि कोई ऐसे गाने, पैपी नंबर्स जो आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड माहौल के अकॉर्डिंगली लगते हों, ख़ास तौर पे रोमांटिक गानों की बात करें। और आई होप सो कि आप शाहरुख खान का नहीं गाएंगे आज। नहीं बिल्कुल नहीं, शाहरुख खान का नहीं गाऊंगी। रोमांटिक गाने की बात आपने करी है और शाहरुख खान की बात कर दी है और वो नहीं और करना शाहरुख है। खान की का गाना नहीं गाना है तो एक बहुत ही रोमांटिक गाना है, मतलब ऑल टाइम 90s का है, लेकिन आज भी वो गाना, मतलब रोमांस का नाम आए और वो गाना ना ध्यान में आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और बारिश का महीना भी है, तो आइए वही गाना मैं आपके लिए सुनाती हूँ। हे आहा हा हा आहा, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बता सजन मैं क्या करूं। क्या बात है भाई, ये तो सावन का महीना अब जाने को है और समय के अकॉर्डिंगली हमारे भी जाने का समय थोड़ा सा नज़दीक आ गया है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि जाने से पहले एक और कोई पैपी नंबर आपके माइंड में हो
क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक गा लिया तो दूसरा बेचारा अंदर रह ना जाए, तो उसको भी आप हमारे डायवेक्स के दर्शकों को। बिल्कुल। तो एक गीत जो मैंने बहुत छोटे पर 6-7 साल की थी मैं, तब मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था और मेरा बड़ा फेवरेट है, लता जी का गाया हुआ एक सॉन्ग है। आइए वही गीत आपको सुनाती हूँ। ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं, हाय दिल ना ढूंढा जाए। ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं, हाय दिल ना ढूंढा जाए। क्या बात है, दिल तो ढूंढना पड़ता ही है, क्योंकि जब दिव्या कह रही है कि बिंदिया खो जाती है, वैसे बात चलती है जब ये हर चीज़ में, मतलब जब बात होती है गाने के बीच में, तो ये हमेशा ही मैंने देखा है कि मनाने और सुलझाने के लिए हमेशा लड़की को ही गाना पड़ता है, कभी लड़कों वाला कोई ऐसा होता नहीं है गाने के लिए, है ना? नहीं होता है, लड़कों के भी होते हैं। वो अलग बात है कि जो लड़कियों वाले गीत हैं वो हमें ज़्यादा याद रह जाते हैं। लड़कों वाले याद ही नहीं रहते। लेकिन हाँ, मनाने की ज़रूरत तो लड़कों को भी पड़ती है। राइट। जाने से पहले अब गाने भी हो गए, सारी बातें भी हो गई, और इस पॉडकास्ट के बारे में एक और ख़ास बात कि नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दिव्या जी के बारे में सारी डिटेल्स है। अगर आपको लगता है कि आपके अगले शो में दिव्या जी आपका साथ देने के लिए उस स्टेज पर आने वाली हैं, तो वहाँ से आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका फेसबुक, सारी डिटेल्स, प्रोफाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। और साथ साथ कोई एक बात जो आप ऑर्गेनाइजर्स के लिए बोलेंगे, क्या संदेश है? ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो प्लीज़ कभी उनके हक का आप मत छीनिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि काम करवा के आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं या उनको पेमेंट्स के लिए परेशान कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपने घर से अर्न करने के लिए निकलता है, अपना घर चलाने के लिए निकलता है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। और काम करवाते हैं तो आप उनको पेमेंट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आर्टिस्ट आपको वो दे सकता है जो आपको शायद कोई भी नहीं दे सकता। आर्टिस्ट खुद को बना सकता है, साथ साथ आपको भी बना सकता है, बस आपको आर्टिस्ट को समझने की ज़रूरत है, उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या बात है। इसी प्यारे से संदेश के साथ डाइवेस की इंटायर टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक तो आप करते ही हैं, लाइक कर रहे हैं ना, बिल्कुल जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके दोस्त को कैसे पता चलेगा कि दिव्या श्रीवास्तव यहाँ आई थी। भाई पक्का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि उई माँ वाला गाना आपको कैसा लगा। वहाँ पे भी कमेंट कीजिएगा, नीचे जाके बताइएगा कि आपको आज शाहरुख खान के जो 2 गाने थे वो कैसे भड़बड़ा के आपके दिल के आसपास से गुजर गए, बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंटायर टीम डाइवेस की लेती है आपसे विदा अगले किसी और पॉडकास्ट में, और आपसे भी दोबारा से मुलाकात करेंगे जब आपकी कोई नई एल्बम या फिर कुछ सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप आइएगा हमारे साथ। तब तक के लिए डाइवेस की इंटायर टीम के साथ आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।